हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट और ट्रेंडिंग एंड ट्रेडिंग में बात करने वाले येस बैंक के Q3 रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम येस बैंक के Q3 रिजल्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे और उसी के साथ हमारा ओपिनियन बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए येस बैंक से रिलेटेड कुछ की अपडेट्स की बात करते हैं। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, डिपॉजिट यानी जो कि बैंक को पैसा मिलता है, करीबन 1,46,000 करोड़ यहाँ पे पैसा मिला है, जिसकी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 7.7% से हुई है और अगर आप देखेंगे तो 38% ओवर 9 मंथ पीरियड। वहीं पे अगर आप देखेंगे CD रेशो बेसिकली वो रहा है 116% रहा है। ठीक है, कासा रेशो जो कि मैं हर बार बताता आया हूँ, हर बार समझाता आया हूँ, कासा रेशो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है। कासा रेशो यहाँ पे 26% रहा है। फर्स्ट Q-on-Q राइज इन 4 क्वार्टर्स, मतलब ये देखिए, ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जो कासा रेशो है यहाँ पे पहली बार 4 क्वार्टर में यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, उसी के अलावा अगर हम बात करें कासा रेशो अकाउंट्स ओपन और अगर जो कि यहाँ पे 2.2 लाख से इस बार हुए हैं और जो पिछले क्वार्टर में थे वो 1.5 लाख अकाउंट्स कासा रेशो के खुले थे। वहीं पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 68% से बढ़ के Q-on-Q बेसिस पे 22,86 करोड़ के रहे। वहीं पे कैश रिकवरीज फ्रॉम NPA NPI इस 1,552 करोड़, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 9 महीने में 2,947 करोड़ की यहाँ पे वो हुई है और अगर आप वो देखेंगे PNL बेनिफिट जो है इसका वो यहाँ पे करीबन 1,278 करोड़ का है। और उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर आप मतलब कुल मिला के मैं आपको समझाऊं, 1,552 करोड़ में से जो 1,283 करोड़ थे वो ऐसा फिगर था जिसका प्रोविज़न बना रखा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई है हमारी रिकवरीज़ की। रिकवरीज़ काफ़ी अच्छी है अगर हम एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें। रिटेल और SME डिसबर्समेंट जिसका बैंक का नया फोकस है वो करीबन यहाँ पे 11,917 करोड़ रुपये रहा है और वही जो सेम डिसबर्समेंट पिछले क्वार्टर में 6,700 करोड़ के करीब था, लगभग डबल होते हुए आए हैं। और वही यहाँ पे देखेंगे तो रिटेल एडवांसेस 28% से अप हुए हैं और 400 BPS से यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे बढ़े हैं। UPI में नंबर 1 पे आया है इन P2M ट्रांजैक्शंस, मोर देन 40% वॉल्यूम मार्केट शेयर में ग्रोथ हुई है। 1% रेमिटर इन बैंक। ठीक है, रेमिटर बैंक में यहाँ पे कुछ बैंक की जो UPI और वो सब फैसिलिटीज़ है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और उसी के अलावा बैंक ने कोलैबोरेशन किया है सेल्स फोर्स के साथ जो कि इनके यहाँ पे रिटेल प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए काम में लिया जाएगा। और उसी के अलावा कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग, यस प्रीमिया, यस प्राइवेट प्राइम, E-सीरीज़ डेबिट कार्ड, कुछ तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। ये सारी बातें हुई बिजनेस की। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट 151 करोड़ रहा है। अगर आप देखेंगे कि CNBC और उन सभी ने यहाँ पे लॉस एक्सपेक्ट किया था करीबन 775 करोड़ के करीब का, तो अगर आप उससे कंपेयर करते हैं तो अगर आप Q3 FY20 से भी कंपेयर करते हैं तो 18,560, मतलब Y-on-Y बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार यहाँ पे वो है। और Q-on-Q बेसिस पे 16.5% का हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। वहीं पे नेट इंटरेस्ट इनकम 2,560 करोड़ रही है, ये 29% बढ़ी है Q-on-Q बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4% बढ़ा है, जो कि 30 पॉइंट्स यानी 0.3% से यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे पड़ा है। वहीं पे नॉन इंटरेस्ट इनकम बैंक की करीबन 1,200 करोड़ रही है, जो कि 69% से ग्रोथ हुई है। और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिटेल फीस यहाँ पे मतलब और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे करीबन 1,472 करोड़ रुपए रहे। अभी जो अगर आप बात करें नॉन इंटरेस्ट इनकम क्यों बढ़ी है, क्योंकि रिटेल फीस ज़्यादा कलेक्ट हुई है। बेसिकली नॉन इंटरेस्ट इनकम वो होती है जो ऑपरेशंस के अलावा, मतलब ब्याज देने और लेने के अलावा जो इनकम होती है वो सब होती है। टोटल स्टेप अप इन प्रोविजनिंग यहाँ पे 2,935 करोड़ रही है, जिसमें एडिशनल जो है 765 करोड़ रुपए का जो प्रोविज़न किया है वो कोविड रिलेटेड एडवांसेस के लिए किया गया है। और अगर हम बात करते हैं जो कि एग्रीगेट यहाँ पे जो इनका प्रोविजनिंग है वो करीबन 2,683 करोड़ है। और यहाँ पे अगर बैलेंस मेजॉरिटी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग PCR, मेजरली टुवर्ड्स इंक्रीजिंग PCR ऑफ बोथ NPA एंड NPI। PCR के बारे में हम और बात करेंगे। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो बैंक ने करीबन यहाँ पे जो प्रोविजनिंग करी है 2,935 करोड़ की कर रखी है, 765 करोड़ की
कोविड-19 के खिलाफ है, कोविड-19 के लिए है। यहाँ पे नेट एडवांसेस जो ग्रू हुए हैं, यानी जो बैंक लोन देती है 1.7% से ग्रोथ देखने को मिली है। मैं अगर आपको बात करूँ कि ग्रोथ Q-on-Q बेसिस पे कैसी है लोन देने की, तो मैं बोलूँगा अच्छी नहीं है। अगर आप देखेंगे HDFC बैंक जहाँ पे 16% की ग्रोथ थी, तो यहाँ पे करीबन जो ग्रोथ बढ़ के देखने को मिल रही है बहुत ही डिसेंट है। 1,69,000 करोड़ के यहाँ पे वो दिख रहे हैं लोन्स। और रिटेल और SME डिसबर्समेंट सबसे ज़्यादा किया गया है। लिक्विडिटी कवरेज रेशो है वो करीबन 120% है। और कैपिटल पोजीशन की बात करें यानी CET1 13% और कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो, जिसको आप अगर बोलते हैं CAR रेशो, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो जो है 19.6% रहा है। PCR 76.8% है और जो कि NPI के लिए 77.9 है। हमें NPA ज़्यादा मैटर करता है। देखिए PCR मतलब जितना ज़्यादा PCR होगा उतना अच्छा है। मतलब अगर मान लो 100 करोड़ के NPA है और उसके अगेंस्ट बुक्स में जो प्रोविज़न बना रखा है, मतलब उसका जो खर्चा बुक कर रखा है, वो करीबन बैंक ने यहाँ पे 76.8 करोड़ कर रखा है, यानी 76% PCR है। अगर आप बात करना चाहेंगे HDFC बैंक से रिलेटेड, तो HDFC बैंक का PCR करीबन 140% का है। तो आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा है और ये कितना अभी यहाँ पे कितना डिफरेंस बाकी है। अगर पूरा का पूरा 140% का PCR यहाँ बना दिया जाए तो येस बैंक आपको लॉस में दिखेगा। तो PCR जितना ज़्यादा है उतनी अच्छी बात है। अभी लास्ट क्वार्टर से अगर इम्प्रूवमेंट है तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो हम लोग सभी देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, GNPA। भैया GNPA जो पहले 16.9% था वो अभी 15.4% हो गया है। वहीं पे अगर हम नेट NPA की बात करें तो यहाँ पे करीबन 4% रहा है, जो कि पहले क्वार्टर में 4.7% था। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और मेजर हाइलाइट्स की, जैसा कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस। देखिए रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड एज ऑफ, अगर हम नीचे पढ़ेंगे, एज ऑफ 31 दिसंबर ड्यूरिंग Q3 FY21 एडवांसेस अमाउंटिंग टू 1384 crore were classified as standard restructured on the announcement of RBI in accordance with RBI circular। देखिए इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। ये रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स क्या होते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा। बेसिकली जब मोरेटोरियम बंद हुआ था तो RBI ने कहा था कि एक रीस्ट्रक्चरिंग करवाने का ऑप्शन दिया जाएगा उन लोगों को जो लोग अभी बैंक का लोन पे करने में कम एबल है। तो यहाँ पे रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स बेसिकली वो हैं जिनके यहाँ पे लोन के टर्म्स को बदल दिया गया है। यानी अगर मान लीजिए किस्त का अमाउंट कम कर दिया है, टेन्योर बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। तो बेसिकली रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस ये वो एडवांसेस है जो थोड़े असेट क्वालिटी इनकी ख़राब है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी RBI के उसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से यहाँ पे 10% का प्रोविज़न इनके अगेंस्ट भी कर रखा गया है। वहीं पर अगर हम देखें, अगर आप इसे Q-on-Q बेसिस पे कंपेयर करें तो जहाँ पे 19.9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो था, अभी वो 19.6 थोड़ा कम हुआ है। बुक वैल्यू पर शेयर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू का मतलब बैंक्स के हाथ में, बैंक्स के पास कितनी असेट है उसकी वैल्यू क्या है पर शेयर की, तो वो है करीबन 15 रुपये और अभी जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है 17 रुपये। मतलब आप केवल 2 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं। अगर आप बुक वैल्यू अगर ऐसे देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज़ का तो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे करीबन बिल्कुल 1 पॉइंट कुछ गुना है। तो इसकी जो वैल्यूएशन है इससे आपको पता पड़ता है कि कितनी कम है। वहीं पे हमने एडवांसेस और डिपॉजिट्स की बात करी ली है, NPS की बात हम कर चुके हैं, प्रोविजन कवरेज रेशो भी हो गया। कासा रेशो मैं आपको समझा चुका हूँ। कासा रेशो बेसिकली 3 तरह की यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट्स होती है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। तो कासा रेशो मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। अभी फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन इन दोनों पे, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट पे कम पे करना पड़ता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा, कासा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो अगर हम कासा की बात करें, पहले 24.8% था, अभी 26% रह गया है। उसी के अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा जो बैंक के यहाँ पे करी है, जैसा कि मैं आपको लेके चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट। अगर हम सर्च करते हैं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे भी रीज़न बताऊंगा। द बैंक हैज़ नॉट क्लासिफाइड एज NPA इन लाइन विद RBI IRSC नॉर्म्स एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 3 सितंबर 2020। अभी मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अगर आपने HDFC बैंक का हमारा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे परफॉर्मा NPA करके घोषित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे येस बैंक ने परफॉर्मा NPA घोषित नहीं किए हैं। मतलब अभी जब 31 अगस्त के बाद से यहाँ पे NPA घोषित करने पे रोक लगा रखी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद से कभी यहाँ पे NPA घोषित नहीं किए गए और इसीलिए हो सकता है आपको नेट NPA फिगर थोड़ा ज़्यादा दिखे। यहाँ पे कंपनी जो जनरली अच्छी कंपनीज है जैसे HDFC बैंक, उसने ऐसे NPA घोषित का भी फिगर
बताया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का रूल नहीं होता, बैन नहीं होता, तो हमारे एनपीए कितने हो जाते। तो यहाँ पे हो जाते वाले एनपीए का फिगर नहीं दिया गया है और इसीलिए अपन यहाँ पे जज नहीं कर सकते कि कितने एनपीए है। मतलब आप ये मान लीजिए कि जब ये बैन हटेगा तो यहाँ पे यस बैंक कुछ ज़्यादा ही एकदम से एनपीए घोषित करेगा, क्योंकि उसने परफॉर्मा एनपीए जो कि एक्सपेक्टेड एनपीए का फिगर होता है वो यहाँ पे बताया नहीं है। उसी के अलावा अगर बाकी सब हम बात कर लें तो अगर और जानना चाहें तो हम अभी सारी बातें करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लोग बाग जानना चाहेंगे कि ईपीएस कितना रहा है, तो ईपीएस की भी बात करते हैं। ईपीएस कितना है हमारा भैया, अगर ईपीएस की बात करेंगे, देखिए ईपीएस यहाँ पे जो रहा है करीबन 0.06 रुपीज़ रहा है और वहीं पे पहले क्वार्टर में भी ये 0.06 था। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर हम देखें तो 0.2% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.6% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4%, कॉस्ट टू इनकम रेशो यहाँ पे करीबन 43% है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं और कुछ हाइलाइट्स की, तो मैं आपको लेके चलूँगा। यहाँ पे बैंक ने बहुत सारी चीज़ें दी है। अगर आप देखेंगे डिपॉजिट सीडी रेशो और एलसीआर, इनमें लगातार जो वो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मार्केट शेयर जो है बैंक का यूपीआई के अंदर और उसके अंदर इन लोग ने बताया कि कैसे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं पे रिटेल डिस्बर्समेंट और एसएमई डिस्बर्समेंट का आप ग्राफ देख सकते हैं, एकदम से शानदार दिख रहा है। और अगर आप जो ग्रोथ है वो देखेंगे तो कैसी लग रही है आपको, दिख रहा है। अर्निंग परफॉर्मेंस यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की है और जो ऑरेंज की है वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वर्सेस एवरेज एसेट्स है, जो कम होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जितना कम होगी उतना अच्छा है। वहीं पे फीस पर एवरेज एसेट्स जो ली जा रही है वो बढ़ती जा रही है और वहीं पे उसके अलावा और भी कुछ फिगर्स है। तो ये सारी चीज़ें रही है। अगर और जानेंगे तो अभी हम देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का यहाँ पे करीबन 2686 करोड़ रहा है। पीसीआर मैं आपको बता चुका हूँ, पैट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नॉन इंटरेस्ट इनकम का ब्रेकअप जानना चाहते हो तो बैंक ने यहाँ पब्लिश किया है। यहाँ पे हम फिगर्स की बात नहीं करेंगे, बस आप देख लीजिए कि कॉर्पोरेट ट्रेड, कैश मैनेजमेंट, फॉरेक्स, डेप्ट कैपिटल, कॉर्पोरेट बैंकिंग फीस और इन्हीं सभी के चलते यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। अगर आप ओवरऑल बात करें तो बैंक के यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं वो भी देखेंगे। अगर हम प्रोविजंस देखें तो अगर एनपीए के लिए जो प्रोविज़न बनाया गया है वो पहले 49 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 195 करोड़ का बनाया है और ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप मेरे से रिजल्ट के बारे में पूछें, अभी अगर हम लाइबिलिटीज़ और बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बैंक की जो बोरोइंग्स है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2020 का जो फिगर है वो आप देख सकते हैं। अगर जो पिछले क्वार्टर में थी 63,000 करोड़, वो अभी 61,000 करोड़ रह गई है। और अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो करीबन 40,000 करोड़ से यहाँ पे बोरिंग कम होती हुई दिखाई दी है। तो ये सारी बात रही। अभी कासा रेशो और ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी यहाँ पे बैंक ने बहुत सारी चीज़ें दी है। इसका लिंक हम ज़रूर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको वापस बताना चाहूँगा, बैंक ने अभी तक अपने परफॉर्मा एनपीए घोषित नहीं किए। ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो देखिए मार्केट यहाँ पे लॉस एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आया है। अभी बैंक के शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसी के अलावा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो बैंक की फंड रेजिंग प्लान था उस पे 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग प्लान को अप्रूव कर दिया गया है। जी हाँ, बैंक ने यहाँ पे 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग प्लान को अप्रूव कर दिया है। मैं आपको ये स्क्रीन पे लेके आया हूँ। रेजिंग ऑफ फंड्स फॉर एन अमाउंट एग्रीगेटिंग अप टू 10,000 करोड़। अब इसके लिए 10,000 करोड़ जो कैसे ली जाएगी, तो ये डेप्ट या फिर किसी भी तरह ली जा सकती है बाय इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज़, क्यूआईपी और डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर, एफसीआर और किसी भी तरीके से अभी ली जा सकती है, जिस पे अभी फर्दर डिस्कशन करना बाकी है। अभी इसका अप्रूवल लिया जाएगा यहाँ पे बैंक के शेयर होल्डर्स के साथ। तो अगर आप मुझसे पूछें कि भाई बैंक के रिजल्ट्स कैसे रहे, देखिए नेट प्रॉफिट फ्रंट पे कंपनी ने बीट किया है, डिपॉजिट, एडवांसेस सब अच्छे रहे हैं। एनपीएस के फिगर मैं मानता हूँ परफॉर्मा एनपीए नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो एनपीएस है वो कम होते हुए दिखाई दिए हैं। और बैंक ने यहाँ पे जो अपना एडवांसेस है, जो रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस है वो भी काफ़ी कम दिख रहे हैं। अगर हम बात करें रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस का जो रेशो है, अगर आप इसे देखना चाहें तो ये करीबन काफ़ी कम ही है। 1553 करोड़ का 1523 करोड़ के बैंक के यहाँ पे वो है एडवांसेस जो रीस्ट्रक्चर में। लेकिन अगर आप बैंक का टोटल एडवांस देखेंगे तो करीबन 1,70,000 करोड़ है, तो बहुत ही कम अमाउंट है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा अभी भी 20 रुपये है, लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 30 रुपये है। हम लोग इस पे काफ़ी बुलिश है और आपको इसमें अगर कोई भी फॉल होता है तो यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक रेशो काफ़ी कम है। बुक वैल्यू ऑफ शेयर मतलब 15 रुपये के करीब है।
तो आप इसे लीजिए और हो सकता है आपका पैसा बनेगा, लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी येस बैंक के शेयर होल्डर्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।